Hello everyone and welcome to the class. So आज के क्लास में we are going to start with और continue with the revision of electrostatics portion. Okay. Last class में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि what will be the values of electric field for continuous charge distribution. उसमें हमने solid sphere, conducting, non-conducting discuss किया था and hollow sphere and all. So first we will take one question from non-conducting solid sphere thing. And after that we will move ahead. So again here I'm giving you 1.5 minutes. Do solve the question and let me know answer if you're getting. Okay, your time starts now. Good afternoon, Hardik. Jaydeep, good afternoon. Kaushik, good afternoon. So in the question, what is given? There is a non-conducting सॉलिड स्फीयर, ठीक है. पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. पी तुम्हारा किधर है? पी है एक इनसाइड पॉइंट है, ठीक है. सो सॉलिड स्फीयर के अंदर एक इनसाइड पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. पी का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है. सो वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. And we have learned formula that for any inside point, electric field formula is rho r by 3 epsilon naught, where rho is charge density inside the solid sphere. But here, rho is not constant. Rho is variable here. ठीक है. So हमें इस क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करना है. We can't put the formula सिंपली रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. वी कांट डू इट क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें रो कांस्टेंट था. यहाँ पे रो कांस्टेंट नहीं है. सो वी नीड टू सॉल्व इट देन. एंड हाउ वी विल डू दैट? एनीवन विद आंसर? सो जहां भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन आए तो तुम कौन से लाइक फॉर्मूला, इफ यू आर हैविंग पुट द फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर. बट and if there is a point charge, तो point charge के लिए तो formula है kq by r square, but this is not point charge, this is a continuous charge distribution thing, right? And here formula is not getting directly applied. Done. So what we will do, Gauss's law को यूज करेंगे क्योंकि जितना भी डेरिवेशन हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है. डन. वो सब हमने कैसे किया है? Gauss's law को यूज करके. So here also go with that. तो यहाँ पे देखो, this is the solid sphere and at this point at distance r we have to calculate electric field. Suppose here I am taking an element like this, a sphere passing through this point of radius small r. ठीक है, कुछ ऐसा एलिमेंट मैंने लिया. सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लो E है. सो एक जो हमने एलिमेंट लिया है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स की बात करूं, छोटे वाले स्फीयर की मैं बात कर रही हूँ, उस पॉइंट से पास करता हुआ स्फीयर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फ्लक्स क्या लिखोगे? ई डॉट डी एस. ठीक है, क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है. सो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन. डन. सो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहाँ भी ई ही होगा क्योंकि सारे पॉइंट्स इस स्फीयर पे क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे.
विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, यानी कि ई एक कांस्टेंट होगा। डन। और एरिया, ये जो सरफेस एरिया होगा इसका, नॉर्मल टू दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, है ना, अलोंग द नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द नॉर्मल है, एंगल 0 डिग्री। सो ई तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लो, एंगल दोनों के बीच का 0 हुआ, cos 0 1, एंड दिस इज ds, एंड दिस इज इक्वल टू q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। q इनक्लोज का मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है। डन। अब आप देखो सम ऑफ एरिया कितना होगा, एरिया का सम कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस एलिमेंट का जो मैंने लिया है, दैट विल बी इक्वल टू 4πr²। सो ds का वैल्यू होगा 4πr², और यहाँ पे क्या लिखोगे, q enclosed by epsilon। So E we can calculate if you know Q enclosed. What is charge inside this? So we need to calculate Q enclosed. वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारे क्वेश्चन में जो सॉलिड स्फीयर दिया है उसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, दैट इज वेरिंग विथ डिस्टेंस। तो सपोज कर लो मैंने r डिस्टेंस पे कोई भी एक सॉलिड स्फीयर लिया, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस है dr, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, dr है। तो मुझे ये बताओ, इस जो एलिमेंट हमने लिया, एक हॉलो स्फीयर लिया ऑफ रेडियस r जिसका थिकनेस dr है, तो इसका मास कितना होगा, इसका सॉरी इसका वॉल्यूम कितना होगा। सो अगर स्मॉल वॉल्यूम तुम निकालोगे इसका, तो कितना होगा, उसका सरफेस एरिया 4πr², थिकनेस है dr, सो स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा 4πr² dr। अब इस स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, अगर तुम्हें स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, तुम देखोगे कि इस पॉइंट पे डेंसिटी का वैल्यू क्या है। सो कोई भी r डिस्टेंस पे डेंसिटी का वैल्यू है ये रो नॉट इंटू 3/4 माइनस r बाई आर। तो आप वैल्यू पुट कर दो, रो नॉट 3/4 माइनस r बाई आर, ठीक है। सो दिस इज डेंसिटी इंटू स्मॉल चार्ज, वॉट एवर चार्ज इज इनक्लोज इन दिस स्मॉल वॉल्यूम, उसका वैल्यू क्या होगा, रो इंटू डेंसिटी। सो रो इज दिस, डेंसिटी इज हाउ मच, 4πr² dr। अगर मुझे इस पूरे रीजन में चार्ज निकालना है तो r को वैरी करूंगी 0 से स्मॉल r तक, है ना। सो होल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विल बी 0 से r तक, इसको आप वैरी कर दो। So you are going to now integrate it. So Q enclosed will be equal to how much? Constant को आप बाहर ले लो, 4π रो नॉट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3/4 r² माइनस वॉट, 3/r³ ठीक है। अब ये आपका काम है, आप इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, उसके वैल्यूज को यहाँ पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, so how we solve such questions, this question is very important। जब भी तुम्हारा डेंसिटी वेरिएबल होगा, डन, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डोंट डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, यूज गॉसेस लॉ एंड कैलकुलेट इट। क्यू इनक्लोज निकालना होगा, जस्ट टेक अ स्मॉल वॉल्यूम, राइट डी क्यू, कैलकुलेट क्यू इनक्लोज। इस क्वेश्चन से हमें एक लर्निंग और मिला, और वो लर्निंग ये है कि अगर एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ जो सॉलिड स्फीयर होगा उसके अंदर जो भी चार्ज है उसी की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस रीजन में जो भी चार्ज है उसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे नहीं होगा। डन। सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम गॉसेस लॉ। डन, इसको भी दिमाग में रखना। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला सबको याद होगा, λ/2π एप्सिलॉन नॉट r, where r is this distance. So if there is a positively charged conducting wire like this, and this is infinitely long, so electric field direction will be like this, है ना। इसमें भी मैंने फ्रिंज इफेक्ट एंड ऑल मैंने डिस्कस किया था, सो एक बार नोट्स देख लेना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी दिस। चलो, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन था नीट 2022 में, जस्ट टेक 1 मिनट, लेस देन दैट, एंड लेट मी नो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अ लॉट। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एवरीवन जस्ट गेट कंज्यूम्ड। जल्दी से आंसर बताओ मुझे क्या होगा, फास्ट। कम ऑन।
यस, एनीवन विद द आंसर? इतना टाइम मैं दूंगी नहीं तुम लोगों को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, तुम लोग करो, क्या हो गया? दिस इज लाइक देयर आर टू पैरेलल वायर्स, ठीक है, and another is this. Then one has a charge density of what? Plus lambda. Another has a charge density of minus lambda. Distance between these two is 2r. At the middle point, you have to calculate electric field. Just see, electric field at this point, because of positive charge, will be in this direction, and because of negative charge, electric field direction will be like this. So for inside point, electric field direction, because of both the line charges, will be in same direction, you know, and this point is each at a distance of r from one wire, and also from another it is a distance r, because it is at the midpoint, right? So electric field value will be lambda by 2 pi epsilon naught r plus lambda by 2 pi epsilon naught r. So this value is how much? Lambda by pi epsilon naught r. So correct answer will be what? तुम लोगों को करना चाहिए था सी, ठीक है, कुछ तो नहीं करना था, फॉर्मूला ही पुट करना था, बस तुम्हें डायग्राम बनाने थे। दोनों के पास, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो मिडिल का कोई भी पॉइंट लोगे, उसके लिए दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा। सो डिस्टेंस अगर पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट डिस्टेंस, पुट दैट वैल्यू, गेट द आंसर। अब देखो, कंडक्टिंग इन्फिनिटली लॉन्ग सीट, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक सीट है और ये कंडक्टिंग सीट है, तो हमने फॉर्मूला दो चीज के लिए पढ़ा था, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। अगर तुम्हारे पास कंडक्टिंग सीट है, इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। और जब हमने पिल बॉक्स लिया था, गॉसियन लॉ लगाया था, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द सीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इफ this seat is conducting. Okay, so this is the formula, ये distance पे depend नहीं करेगा, sigma by epsilon naught, simple. एंड नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग का डेफिनेशन ही यही होता है सीट का, कि चार्ज जो होगा सिर्फ एक सरफेस पे होगा, दूसरे पे नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉन कंडक्टिंग सीट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड ये 2 का टर्म दोनों में डिफरेंस क्यों आया है? डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंडक्टिंग में दोनों तरफ चार्ज है, इसलिए जब हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया था तो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू उस केस में डबल आया था और इस केस में हाफ आया था। डन, एंड दैट इज व्हाई दिस फॉर्मूला डिफरेंस। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि तुम लोग अगर गॉसेस लॉ को अप्लाई करने में कंफर्टेबल होना चाहते हो, डू derive all the formulas that we have done already in classes. Okay, please go through that and also do more number of questions. Now dipole हमने पढ़ा था, dipole क्या होता है? dipole होता है negative and positive charge, equally charged negative and positive thing separated by certain distance. Then so if this is a negative charge and then here is a positive charge and they are separated by a very small distance, this distance is not larger, then we will say this system is a dipole and its dipole moment is denoted by letter P. Its magnitude is equal to Q into A, where A is distance between these two charges. Then and direction will be from negative to positive charge. So this is dipole, we have already studied. Now electric field because of dipole at the axial point. So dipole ये रहा तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज, ये है तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज। एक्सिस वाला लाइन कौन सा होगा? ये लाइन होगा। सो एक्सिस के कोई भी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है? k इंटू 2p बाई आर क्यूब, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ठीक है। एंड अनदर थिंग वाज योर एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, सो इफ दिस इज आवर डायपोल प्लस क्यू, दिस इज द center of dipole and distance between these two is suppose a,
देन एट इक्वेटर पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट कहने का मतलब इसके मिडिल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है यही इक्वेटोरियल लाइन हुआ। इस पे कहीं भी अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एट दिस पॉइंट के पी बाई आर क्यूब, एंड डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट। सो यहाँ पे वेक्टर साइन अगर दोगे तो नेगेटिव साइन देना होगा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड वाइज ये हाफ होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अगेन मैंने एक चीज और तुम लोगों के क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नॉट एट एन एक्सियल पॉइंट, नॉट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, बट एट एनी अदर पॉइंट, देन हाउ वी विल कैलकुलेट इट। तो वो भी मैंने तुम लोगों को बताया था। सपोज कर लो यहाँ पे निकालना है पी पॉइंट पे, और ये एंगल हमारा थीटा है, कैसे निकालेंगे। वी नो फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, वी नो फॉर्मूला फॉर एक्सियल पॉइंट, बट इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। सो वी विल यूज दैट फॉर्मूला हियर इन सम वे। कैसे, जैसे देखो ये डाइपोल किस डायरेक्शन में है, ये यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ डाइपोल इन दिस डायरेक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन वेक्टर r व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल। यही निकालना है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये हमारा डाइपोल है। तो तुम एक काम करो, डाइपोल को ब्रेक कर दो दो कंपोनेंट में। एक हो गया p, सॉरी p तो इस डायरेक्शन में है, एक अलोंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट ब्रेक करो। सो इसकी तरफ अगर डाइपोल के कंपोनेंट को ब्रेक करोगे तो कितना होगा, p cos थीटा, और एक होगा इससे परपेंडिकुलर, तो ऐसा ले लो p sin थीटा। अब क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वेश्चन अब ऐसा हो गया कि मेरे पास एक डाइपोल इधर है p cos थीटा, दूसरा डाइपोल इधर है p sin थीटा, और मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये पॉइंट हो गया तुम्हारा p एट फ्रॉम हियर एट आर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो ये p cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट हो गया p, और p sin थीटा के लिए ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इसको ध्यान से ऐसे देखो, तो p sin थीटा के लाइन के लिए पॉइंट p क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो p पे बिकॉज ऑफ p cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि एक्सियल पॉइंट है। कितना होगा वैल्यू, k इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। और p sin थीटा के लिए किधर होगा, इससे ऑपोजिट इधर होगा, कितना, k p sin थीटा बाई आर क्यूब। अब ये दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर लो वेक्टोरियली। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रैंडम पॉइंट बिकॉज ऑफ डाइपोल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। 1 minute टाइम आई एम गिविंग टू एवरीवन। लेट मी नो व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग। come on everyone। देखो मैं 1 मिनट दे रही हूँ, इसका मतलब नहीं तुम लोग पागल हो जाओ, जल्दी जल्दी में कंफ्यूज कर जाओ। स्टे फोकस्ड। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, यू आर ट्राइंग फॉर 1 minute, दैट शुड बी फॉर श्योर। दिस इज 30 सेकेंड वाला क्वेश्चन, just from the basic definition of dipole this question is। Yes, answers please, come on। Yes, JNB Bhavnagar, very good, come on everyone। Ayush, very good, come on others please। Uday, Jaydeep, Hardik, Mehak was there I guess, कौशिक, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर आर टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, and we have to calculate electric field at a point which is at distance r from the r along the axial line such that r is far greater than l। so अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट के कंपैरिजन में माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना। तो इस पॉइंट के लिए, पॉइंट P के लिए, ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल लुक लाइक डाइपोल। और अगर ये डाइपोल की तरह लुक लाइक करेगा तो P पॉइंट जो कि एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, 1/r³ से, ठीक है। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी A। चलो, सो आज की क्लास हम लोगों को स्टार्ट करना था एक्चुअली
दैट इज योर, आज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ा, अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होगा, फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, और फाइनली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो चलो फॉर्मूला के थ्रू जाते हैं पहले। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए चार्ज, तुम लोगों को पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे अगर हमने r डिस्टेंस पे हमने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुम लोगों को पता है kq by r square, there is another term that is electric potential which is a scalar quantity, done, and its SI unit is volt, its value because of point charge at distance r is equal to how much, kq by r, डन है। बट व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, डन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, डन, और हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल वैल्यू भी है ना, पोटेंशियल वैल्यू भी है। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है तो डेफिनेटली हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा होगा। सो ये पोटेंशियल सॉरी ये पॉइंट 1 मान लो, ये पॉइंट 2 मान लो। सो पॉइंट 1 का पोटेंशियल कुछ V1 ले लो, पॉइंट 2 का पोटेंशियल V2 ले लो, डिफरेंट होगा, डन। अब पोटेंशियल का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट्स की बात करते हैं हमेशा हम लोग, डन। सो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन में ये पूछता है कि एक चार्ज को हम 1 से 2 ले जा रहे हैं, सपोज हमारे पास एक क्यू चार्ज है जिसको हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जा रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब भी इस पोर्शन से क्वेश्चन होगा, ऑलवेज हैव दिस फॉर्मूला इन योर हेड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो 1 से 2 जा रहा है, चार्ज कहाँ जा रहा है, 1 से 2। सो 2 का पोटेंशियल क्या है, V2, 1 का पोटेंशियल क्या है, V1, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा, V2 माइनस V1, वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, Q into dV, so Q into V2 minus V1, depending on V2 minus V1 is negative or Q is negative or positive, you will get sign for work done, ठीक है। So always be careful of sign also. Now, what is the relation between electric field and electric potential? So the relation is very clear, that is dV equal to माइनस ई डॉट डीएल। अगेन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि ई डीएल कॉस थीटा हुआ ऐसा। अब तुम मुझे ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम कब होगा, डीवी मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड पे जाओ, ठीक है, डिटेल में मैंने बताया नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस था, बट एनीवे अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें बस कोर पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू 0 करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, सो डीवी मैक्सिमम। कहने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इसके लिए 2 पॉइंट 1 और 2, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, डीएल है, डन। सो जब डीएल के अक्रॉस हम मूव कर रहे हैं तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब वो डीएल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग है। तो इसको मैंने एक लाइन में डिफाइन किया था कि, और इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना कि पोटेंशियल ड्रॉप्स फास्टेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर, इस लाइन को कैच करो, पोटेंशियल ड्रॉप्स फास्टेस्ट, किस डायरेक्शन में पोटेंशियल तुम्हारा सबसे फास्ट ड्रॉप करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब अगर पॉइंट 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, इस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं जा रही, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल उतना फास्टली ड्रॉप नहीं करेगा जितना कि इस डायरेक्शन में करेगा। और इसी को हम ऑपोजिट में भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल दिया रहेगा, दिखाया रहेगा, पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो तुम ये देखोगे कि किस पैटर्न में पोटेंशियल फास्टेस्ट ड्रॉप कर रहा है, एंड दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से हमने क्वेश्चन पहले किया भी है।
नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड फील्ड एंड पोटेंशियल में एक और फॉर्मूला है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम्हें पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है समथिंग 3x³ प्लस 4xy समथिंग प्लस 3x² सपोज कुछ ऐसा दिया है, तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताओ। सो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, dy/dx आई कैप, यहाँ पे v रखना है तुम्हें, प्लस dy/dy, यहाँ पे क्या रखना है अगेन v j कैप, प्लस dy/dz, और यहाँ पे क्या रखोगे v k कैप। सो दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। ओके, अगेन जब v को तुम यहाँ रखोगे तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले टर्म के लिए तुम्हें करके दिखाऊं तो यहाँ पे dy/dx रखो, v का वैल्यू पुट करो 3x³ प्लस 4xy प्लस 3x²z। सो एक x के अलावा y z को कांस्टेंट मानना है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 9x² प्लस y को कांस्टेंट मानना है 4y, z को कांस्टेंट मानोगे 6xz। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, डन ओवर। तो इस तरह से निकालेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन सेम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला हमें रिपीट करना है। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, तो इनसाइड पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा एज दैट ऑफ सरफेस। सरफेस और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर ये तुम्हारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है सपोज कर लो, सो और इस पे चार्ज क्यू है, डन। सो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, और यही पोटेंशियल इसके हर इनसाइड पॉइंट पे भी होगा, डन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि dV इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, E.dl। हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सो E जीरो है, मतलब dV क्या है, जीरो है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो जितना सरफेस पे उतना ही अंदर। आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, अगर तुम्हारा एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, और इस पे चार्ज सपोज कर लो Q है, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। सो इट विल बिहेव लाइक कि Q चार्ज इज एट द सेंटर एंड एट R डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल। सो फॉर्मूला इज सेम। Now for non-conducting solid sphere, again you have to just remember one formula and that is this. Inside point का ये formula है, ठीक है, इसको याद रखना, डन। अगेन ये हम लोग अक्सर भूलते हैं, सो एग्जाम के एक दिन पहले इसको देख के जाना, दिमाग में रखना, ठीक है। बी सरफेस अगेन KQ/R होगा, और आउटसाइड द सरफेस KQ/r, सेम एज प्रीवियस केस। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में तुम लोग को याद होगा अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, ρr/3ε0 था, अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट तो, done. So E is not zero, so V inside we need to calculate, and derivation you can go through if you want to because that will help you. चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला बस याद रखना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर कोई भी r डिस्टेंस है, थीटा एंगल, पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल स्केलर है, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, सो पोटेंशियल क्या होगा, P.R K डिवाइडेड बाई RQ। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, KP cos थीटा बाई R²। सो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ, डन। नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर तुम्हारे पास जैसे हमारे पास सपोज करो एक चार्ज Q है, डन, और मैं फास्ट जाती हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस पे है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है। इन दो चार्जेस का आपस में एक एनर्जी होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि Q1 Q2 के इन्फ्लुएंस में है, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है Q1, एंड वाइस वर्सा। इस सिस्टम का एक एनर्जी होगा, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू कितना होता है, KQ1Q2/R²। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं, डन, दो से ज्यादा, जैसे सपोज कर लो वर्स्ट केस ले ले, तो सपोज कर लो हेक्सागन है, ठीक है, ओ माय गॉड, दिस इज योर हेक्सागन, बहुत ही बेकार बनाया मैंने, ओके ठीक है।
हेक्सागन सारे साइड इक्वल होंगे, ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। इसको Q1 मान लो, Q2 सपोज कर लो, सारे चार्ज सेम है, Q Q Q Q। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, पेयरिंग करते हैं ना, सबका पेयर्स लेंगे। चलो एक काम करते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7, 3 4 5 7 तो नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है, ऐसे चार्जेज हो गए। अब देखो पेयर्स कैसे लगाते हैं हम, Q1 के साथ सबका पेयरिंग करेंगे, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। सिमिलरली 2 को सबके साथ पेयरिंग करेंगे। डन। जैसे अगर सिंपल केस में बताऊं ट्रायंगल का, तो Q1 Q2 Q3 ले लो, ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, आर है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्योंकि इस सिस्टम में भी 3 चार्जेज हैं सिस्टम में, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा। Q1 का पेयर बना लो 2 और 3 के साथ, सो कितना होगा, K Q1 Q2 बाई आर, सॉरी मैंने आर स्क्वायर लिखा है क्या, पोटेंशियल K Q1 Q2 बाई आर होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर। अब Q1 का पेयर 3 के साथ लगाओ, K Q1 Q3 बाई आर, ठीक है। कौन सा पेयर और बचा हुआ है, 2 का पेयर अब लगाओ 1 के साथ, तो वो ऑलरेडी लग चुका है, 2 का 3 के साथ लगाओ, K Q2 Q3 बाई आर। और कोई पेयर हो सकता है क्या, 3 का 1 के साथ ऑलरेडी लग चुका है, 3 का 2 के साथ भी लग चुका है, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसा हो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कभी कभी कोई पेयर छूट सकता है, सो कितने नंबर्स ऑफ पेयर्स होंगे, अगर तुम्हें वो याद रखना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत इजी है, जस्ट कैलकुलेट NC2। जैसे यहाँ पे 3 चार्जेज हैं और पेयर मतलब 2 ले रहे हैं, डन, 2 को एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे NC2 फॉर्मूला लगाकर अगर चेक करना है, तो सिंस यहाँ पे 3 चार्ज का सिस्टम है, क्या लिखोगे, 3C2 कैलकुलेट करो, 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पे 3 पेयर मिला ना। उसी तरह से यहाँ पे तुम्हें पेयर चेक करने हैं, तो 6C2 कर लो, सो कितना होगा ये, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, कट कर दो, सो कितने पेयर्स होंगे, 15 होंगे। सो डू केयरफुली, 15 पेयर्स बनेंगे। अब सही से पेयरिंग कर लेना, उनके बीच का डिस्टेंस देखकर, जैसे यहाँ पे 1 4 के बीच में डिस्टेंस ये होगा, तो सही से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन आया है एक बार, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, और वो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन भी आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, अभी अभी हमने क्या बात करी, हमने सिंपल ये बात करी कि अगर 2 चार्ज है Q1 Q2, और अगर दोनों आर सेपरेशन पे है, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा था हमने, K Q1 Q2 बाई आर। लेकिन अगर हमने इस Q1 Q2 चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जो कि यहाँ पे E है, तो अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V1, कुछ तो होगा, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V2। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अब होगा, ये टर्म तो होगा ही होगा, प्लस जहां पे Q1 है उस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, तो उस वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा QV1 होगा, और Q1 V1 होगा, और जहां पे Q2 है वहां पे एडिशनल पोटेंशियल V2 है। सो एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा Q2 के पास, कितना, Q2 V2। सो ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब इससे पहले कि हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को करें ना, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, डू दिस क्वेश्चन टेक 1 मिनट, जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर टाइप है, तो जल्दी से करके बताओ क्या आ रहा है, फास्ट। यस, कम ऑन, just the formula, and this is question of 2023 G।
ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है 22 और 23 से ही है, जी और नीट. सो दिस इज फ्रॉम जी. कम ऑन, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक. Potential at point P value is given 50 volt. Charge value is given. You have to calculate distance of point P from the charge, right? Do it. हो गया यार. Put the formula. This is a point charge, ना. Potential ही तो निकालना है. There is a charge Q at R distance. Potential value is given. Okay, JNV भावनगर. आंसर तो तुमने लाया है, बट तुमने कुछ यूनिट में कंफ्यूजन किया है. ठीक है, यूनिट सही से लिखो यार. आंसर सही ला रहे हो, बट 0.9 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, के क्यू बाय आर लिखोगे ना, के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 दिया हुआ भी है क्वेश्चन में. क्यू का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻−9 बाई आर इक्वल टू 50. ठीक है, 50 volt. So 5 will get cancelled, and here 10⁻9, and this will get cancelled. So R is equal to how much? R is equal to 9/10 meter. जो भी आ रहा है वो ऐसा यूनिट में आएगा ना. So this is meter. In centimeter if you have to write into 100 करोगे, so this is 90 centimeter. ठीक है. सो करेक्ट आंसर वॉन्ट बी ए, इट विल बी बी. 0.9 मीटर होता. ठीक है, 0.9 मीटर होता. सो एब्सेंट माइंडेड भी नहीं रहना है, यूनिट को भी ध्यान से देखना है. चलो डू दिस क्वेश्चन, बट यू कांट बिकॉज फॉर्मूला अभी किया नहीं हमने. चलो ठीक है, फिर से थ्योरी पे जाते हैं. वैसे तुम लोग को फॉर्मूला तो पता ही होगा, बट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है एक डाइपोल, ठीक है, डाइपोल को मैं ऐसे दिखाती हूँ. ठीक है, दिस इज डाइपोल. सो डाइपोल क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का बना होता है. दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इफ ई इज यूनिफॉर्म, देन नेट फोर्स क्या लगता है? सब लोग बताओ जल्दी से. नेट फोर्स क्या लगेगा अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो? कम ऑन, पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा. यस, आंसर प्लीज. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, what will be the net force acting on the dipole? That is my question. Come on, no idea. ध्यान से देखो, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है. ठीक है, माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगता है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इस माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, कितना? क्यू ई. और इस प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना? क्यू ई. और ई हर जगह सेम है, सो क्यू ई सेम है, equal and opposite force. So net force here is what? 0. And in non-uniform electric field, this E value won't be same. Here it will be Q even on this, and here on this charge force will be Q E2. Net force not 0. ठीक है, so this thing you need to remember. Now torque acting, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने डाइपोल को रखा है कुछ ऐसे, थीटा एंगल जो कि बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल, तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होंगे, दैट इज P क्रॉस E. बस फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आया है डायरेक्टली. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख रहे हो. डाइपोल मतलब चार्ज सिस्टम को रख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस डाइपोल का भी क्या होगा? एनर्जी होगा. और उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बुलाएंगे. उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डॉट ई, पी माइनस पी कॉस थीटा. ठीक है, यहां से हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं, डाइपोल का स्टेबिलिटी.
डन। मैंने तुम लोगों को काउंटलेस टाइम बताया है कि कोई भी चीज स्टेबल कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर की एनर्जी काफी कम होती है। सो ये एनर्जी मिनिमम कब होगा? माइनस पी कॉस थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू माइनस पी होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस पीई होगा। माइनस पी कब होगा? जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस पी, यानी कि सबसे कम एनर्जी होगा। और जब एनर्जी सबसे कम होता है तो चीजें क्या होती है? स्टेबल होती है। सो डाइपोल स्टेबल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल बनाएगा, यानी कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, सिंपल। और जब थीटा 180 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम, यानी कि इस केस में वो अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऑपोजिट है, यानी कि अगर डाइपोल ऐसे है तो ये अनस्टेबल है, और अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे है तो ये अस्टेबल है, और ये तुम्हारा क्या है? अनस्टेबल। ठीक है, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड परफॉर्मिंग एसएचएम, इससे भी क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहले तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि जैसे देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल है, और अगर इससे हम थोड़े से एंगल से भी इसको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी चीज को डिस्टर्ब करते हैं तो वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वहां से उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाएगा तो एसएचएम परफॉर्म करेगा। और थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने का मतलब थीटा एंगल से बढ़ा, कुछ एंगल बढ़ा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है तुम्हारा? पी क्रॉस ई। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा। मैं डिटेल में तो जा नहीं सकती, बट यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन थीटा से ऑपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। टॉर्क को क्या लिखते हो? अगेन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बताती हूँ। आई अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस पीई। थीटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, साइन थीटा को थीटा लिखूंगी। ठीक है, सो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? माइनस पीई बाई आई थीटा, और इसी को हम क्या बुलाएंगे? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, so angular frequency of this SHM will be how much? Omega will be equal to रूट अंडर पी ई बाई आई। अब देखो इस फॉर्मूला में चीजों को पुट कैसे करना है। पी है तुम्हारा मोमेंटम का वैल्यू, क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे निकालेंगे? तो देखो तुम्हारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, माइनस क्यू है और प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू का सर्टेन मास होगा, प्लस क्यू का सर्टेन मास होगा। सपोज कर लो दोनों का मास सेम है। अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिडिल में, है ना। सो इसी के अराउंड वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, इसी मिडिल पॉइंट के अराउंड। ओके, यानी कि इसी के अराउंड वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट करेगा। डन। सो सेंटर ऑफ मास हमेशा निकालना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर दोनों मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा। ये डिस्टेंस को तुम अगर पूरे डिस्टेंस को 2a लेते हो तो ये a होगा, ये a होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस m मास के लिए? एम ए स्क्वायर, और इसके लिए भी एम ए स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। और अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारा मास इक्वल नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखो एसएचएम के क्वेश्चन में एक ही ट्रिक आ सकता है और वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर मास इक्वल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? डाइपोल के बीच का डिस्टेंस देखोगे, उसका मिडिल पॉइंट को मार्क कर दोगे, मिडिल पॉइंट से एक मास का डिस्टेंस देख लो, दूसरे का भी देख लो, दोनों सेम होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इनटू दैट डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस अगेन मोमेंट मास इनटू दैट डिस्टेंस का स्क्वायर, सो सेम आएगा। लेकिन अगर मास डिफरेंट है, सपोज कर लो ये m1 है, ये m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2a है, तो अगेन हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा। सो सेंटर ऑफ मास इसका निकालोगे। डन। सपोज कर लो सेंटर ऑफ मास यहाँ आया। डन। सो m1 से इसका डिस्टेंस कितना आया? सपोज r1 आया, m2 से डिस्टेंस कितना आया? r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ निकालोगे वो क्या होगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में जो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन आ सकता है वहां पे यही दे सकता है कि दोनों का मास अलग अलग है। एंड
इट केम इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलो उसी क्वेश्चन को पहले करते हैं, इस क्वेश्चन से भी पहले, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करते हैं एक बार। ठीक है, सो टेक योर टाइम, आई विल गिव यू 1.5 मिनट। सो तुम लोग टाइम लो और मुझे करके बताओ। सॉल्व करोगे तो आइडिया मिलेगा। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी भी डिस्कस किया। टाइम लो और करो, मैं नहीं बोलूंगी, आई विल बी साइलेंट। चलो, डू योर थिंग। सेंटर ऑफ मास निकालना आता है ना तुम लोगों को? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स सी एम अगर निकालना है, क्योंकि यहाँ तो मास एक ही एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स सी एम से ही चल जाएगा काम तुम्हारा। m1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस n2। ठीक है, ऐसे निकालोगे। किसी भी एक मास के पास ओरिजिन ले लो और उसके अकॉर्डिंग x1 x2 मेजर करो। ठीक है, बस आई निकालना ही एक टास्क है ना? इसको निकाल लो तो आ जाएगा आंसर। ओमेगा का फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या था? मैं भी बोलती हूँ, पी ई बाई आई रूट अंडर। ठीक है, यस, समवन गॉट आई। सेंटर ऑफ मास कहाँ आया, यही बता दो मुझे। एम से उसका डिस्टेंस क्या होगा? एक m/2 है ना, एक m है ना, एक का मास दूसरे से डबल है। एनीवन कैन यू लेट मी नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक काम करती हूँ, देखो करना क्या है, तुम्हारे पास दो मास है ना? डाइपोल ही तो है। डाइपोल comprises of two charged particles identical in magnitude and okay, Bhagwat, m equal to, okay, I'm getting you। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। यार तुम लोग कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज होती है। m प्लस, ओके, हाँ हाँ हाँ, डन डन डन। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव। एक का मास 2m लो तो दूसरे का मास क्या होगा? m, है ना? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और मैंने बताया कि आई निकालने के लिए जब वो एसएचएम परफॉर्म करेगा तो वो किस पॉइंट के अराउंड कर रहा है, मतलब उसका मीन पोजीशन कहाँ है। सो दैट मीन पोजीशन वी विल कंसिडर सेंटर ऑफ मास एज दैट मीन पोजीशन। दिस इज एंगुलर एसएचएम, इसलिए मीन एंगुलर
एसएचएम के लिए जो मीन पोजीशन होता है, कहने का मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगा, ठीक है, उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं। सिंपल हमारा टास्क ये है सेंटर ऑफ मास निकालना पहले। सो अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, अगर इसको ओरिजिन ले लिया तो, और ये डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया है, इस डिस्टेंस को, तो एम मास कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे। मोमेंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ मास निकालो। सो m1 x1 2m इंटू ये x कितने डिस्टेंस पे है, 0, प्लस m इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या करोगे, m प्लस 2m। सो xcm कितना आया, ये आया तुम्हारा a/3। सो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है, a/3 मास डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये a माइनस a/3 दैट इज 2a/3। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या होगा तुम्हारा 2m इंटू ए स्क्वायर बाई 9 प्लस m इंटू 4a square by 9. So this is equal to 6a square by 9. Everyone is getting like this? सबका यही आया है ना? अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2/3a स्क्वायर। अब क्या निकालना है, ओमेगा। अब वैल्यूज में पुट करो। सो p का वैल्यू क्या होगा, अगर p लिखना है तो q इंटू e होगा, ठीक है, सॉरी q इंटू a होगा। सो दिस इज योर q इंटू a। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, क्यू ए ई। आई का वैल्यू कितना होगा, 2/3a स्क्वायर रूट अंडर। सो ए एक कैंसिल होगा, 3QE/2a। डिस्टेंस L दिया हुआ है, ठीक है, तो a को L से रिप्लेस कर दो। करेक्ट आंसर इज A. So most students that mistake, mostly what mistake can we do here is कि mostly आंसर D आ रहा है लोगों का। क्यों आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, दोनों डिफरेंट मास है, अभी भी सेंटर ए पे मान लिया उन्होंने, सेंटर a/2 पे मान लिया। सो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे 2m इंटू a/2 का स्क्वायर, m इंटू a/2 का स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग। सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, वहीं से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा और उसी के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों मास का निकालना है। सो दिस इज हाउ वी विल डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बाई लाइक कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये हर जगह हेल्पफुल है। चलो अब ये क्वेश्चन करके बताओ। अगेन यू नो द आंसर बट स्टिल यू जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो रीड द क्वेश्चन, टेक 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन फोर्स 10 डाइन पर कूलम दिया है, तो मुझे सबको एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर दिया है ना तुम्हारा किसका, टॉर्क का, वो दिया है एसआई यूनिट में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सीजीएस यूनिट में। तो कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, या 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है। एनीवन हैव एनी आइडिया? तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, तुम लोगों को टेस्ट करने का क्या फायदा, बताने का फायदा ज्यादा है अभी। सो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है, ये याद रखना। अब इसको पुट करो और आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट सब लोग। टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E, PE साइन थीटा। यस कम ऑन। तुम लोग शायद ऐसे ही कर रहे होगे ना, टॉर्क को क्या लिख रहे होगे तुम लोग, P क्रॉस E यानी कि PE साइन थीटा, P डाइपोल मोमेंट, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, A सपोज E साइन थीटा, एंड यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है 0.01 कूलम 10⁻⁻²। ए डिस्टेंस क्या है 0.4 मिलीमीटर, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, ठीक है।
सो 0.4 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻3. सो दिस विल बिकम 4 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है? 10 डाइन पर कूलम. डाइन को किस में कन्वर्ट करो? न्यूटन में. सो 10 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हाफ. यही है ना? सिंपल. कन्वर्ट ही करना है सारे को एसआई में. अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट? 4 2 6, 6 5 11. सो and this 10 is here. So 2 into 10⁻⁻10 Newton meter. This is the torque and this is your correct answer. So I hope things are clear. इलेक्ट्रोस्टैट जो कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंस्टिट्यूट करता है तुम्हारे एनसीईआरटी का. If we leave capacitor, then only one thing is left, that is your electrostatics of conductor, जिससे questions आते हैं. So in the next class, I will just take you through that for 10 minutes, and after that we will start with the next topic. नेक्स्ट में कैपेसिटर ना डिस्कस करके हम लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस 3 से 4 आते हैं. ठीक है. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद दैट टॉपिक. ओके. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और तुम लोग अच्छे से रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, अपने स्पिरिट पॉजिटिविटी को हाई रखो. टेंशन लेने का कोई फायदा होता नहीं है. ओनली थिंग इज कि यू हैव टू वर्क एंड दैट यू हैव टू मेक श्योर ऑफ कि हम काम कर रहे हैं. रेस्ट तो उससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते. What is in our hand? Only to work. ठीक है. सो डू वर्क बट वाइजली, केयरफुली. कि फॉर्मूलाज देख रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ लगाओ, इधर उधर का कुछ भी मत लगाओ. ठीक है. ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू सॉल्व. डन. और फॉर्मूलाज बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए. ऑल फॉर्मूलाज, ऑल कन्वर्जन थिंग्स की वन डाइन में क्या होता है, पास्कल एंड दैट वो क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब का रिलेशन क्या है. सो जस्ट कंज्यूम फॉर्मूला. अभी तुम्हें फॉर्मूला खाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर्स. बस इतना करो, उसके बाद टेंशन मत लो और काम करो. ठीक है. चलो कल के क्लास में मिलते हैं. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन एंड कीप एंजॉयिंग. बाय.